दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी नफरत का बंधन। ये कहानी का पार्ट 16 है। 15 वाले पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग आइए देख लेते हैं। आदित्य ने आरोही से नफरत का दावा किया, फिर भी उसकी बीमारी में रात दिन उसकी देखभाल करता रहा। आरोही उसकी परवाह को सिर्फ दादाजी की मजबूरी समझती रही। वहीं आदित्य के अतीत ने चौंकाया। कभी उसी ने कम उम्र में आरोही को अपनी होने वाली पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन बाद में न जाने क्या हुआ कि प्यार नफरत में बदल गया। अब आरोही वेदांत के करीब नजर आ रही थी तो आदित्य की जलन बढ़ने लगी। आखिरकार आरोही ने उसकी परवाह ठुकराई और गुस्से में आदित्य ने उसे चूम लिया। अब कहानी में आगे। आरोही हैरान थी। उसके फोर्स से वह नीचे पिलो पर गिर गई। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने जब उसके होठों को छोड़ा तो आरोही ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, मुझे लगता है मुझे बुखार है। आदित्य उसे किस करते हुए उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, कोई बात नहीं, जब तुम्हें पसीना आएगा फिर तुम्हारा सारा बुखार गायब हो जाएगा। आरोही ने अपने होठ बींच लिए, लेकिन उस रात को वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। उसने उसे हर्ट नहीं किया। कल की उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा जेंटलमैन जैसी थी। सुबह के वक्त जब आरोही की नींद खुली तो पहले ही आदित्य जा चुका था। उसने अपनी बॉडी पर पड़े निशानों को देखा और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह आदित्य के बदलते हुए रवैये को महसूस कर सकती थी। उसे वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो ये सब दादाजी की वजह से कर रहा है। वह उससे कोई प्यार नहीं करता और यह बात उसे खंजर की तरह अपने दिल में महसूस होती थी। अपनी आंखों को बंद करते हुए उसने धीरे से गहरी सांस ली। कुछ देर बाद वह सोचती रही। उसके बाद वो खड़ी हो गई। जब वो नीचे आई तो उसने सीढ़ियों से अव्यांश और आदित्य को बात करते हुए सुना। आरोही ने मन ही मन सोचा, शायद अव्यांश यहाँ पर आया है। अव्यांश ने सामने बैठे आदित्य की तरफ अपनी आईब्रो चढ़ाकर देखा और कहा, तुम्हें भाभी के लिए कल लंच भी भिजवाया और उनके लिए उनके बालों जैसी बिग भी लाई। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? अब यह मत कहना कि तुम उन्हें पसंद नहीं करते। आदित्य के हाथों में ब्लैक कॉफ़ी का कप था और उसकी नज़र वैसे ही सख्त थी। वह अपने सामने रखे न्यूज़पेपर में कुछ देख रहा था। उसमें आरोही की नई फिल्म के बारे में बताया जा रहा था। उसके आधे से ज़्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी थी, अब थोड़ी सी ही बची थी। वह उसी खबर को पढ़ रहा था। आरोही को जब उनकी बात सुनाई दी तो उसे हैरानी हुई। उसने याद किया कि कल दिन में उसके लिए लंच भेजा गया था। तो क्या वो आदित्य ने भेजा था? और अव्यांश किस बिग की बात कर रहा था? आरोही अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। उसे याद नहीं आ रहा था कि आदित्य ने उसे बिग दी हो या किसी के हाथ भिजवाई हो, लेकिन तभी उसे एक बात याद आ गई। जब नौकरानी उसके पास आई थी और उसके हाथ में एक बॉक्स था, उसने कहा था कि यह कोई लड़का लेकर आया था। आरोही सीढ़ियों से दबे पांव वापस ऊपर चली गई ताकि पता कर सके कि क्या उस बॉक्स में विग थी। वहीं आदित्य ने अव्यांश की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने आरोही वाली बात सुनी तो उसने एक नज़र उसे देखा और कहा, मैंने उसके बाल काटे थे तो क्या मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? और बात रही कल लंच भिजवाने की, वो बस मैंने इसीलिए भिजवाया क्योंकि दादाजी ने कहा था। अगर उनका 9 ग्राम से ज़्यादा खून नहीं बढ़ा तो फिर दादाजी मुझे ब्लेम करेंगे। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम्हें खबरें देता कौन है? क्या यह मेरी असिस्टेंट है? क्या तुमने उसे जासूस लगाया है? सबसे पहले जाकर मैं आज उसे ही निकालूंगा। अव्यांश ने दोनों हाथों से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो मुझे जब मैं कल तुम्हारे ऑफिस में आया था तब वो मिल गया था, तो मैंने थोड़ी बहुत तुम्हारे बारे में उससे पूछ ली। बाकी उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इतनी छोटी सी गलती के लिए तुम उसे मत निकालना। आदित्य अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, यह छोटी गलती नहीं है। हो सकता है वो आगे जाकर मेरे दुश्मनों को मेरे बारे में बता दे।
आदित्य को बाहर जाते हुए देखकर अव्यांश भी जल्दी से उसके पीछे भागा। वह बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ़ हो। उसको पता है कि किसके सामने क्या बात करनी चाहिए। वहीं आरोही जल्दी से अपने रूम में आ गई। उसने उस बॉक्स को वहीं टेबल पर रखा हुआ देखा। वह जल्दी से वहां गई और उसने उस बॉक्स को खोला। जैसे ही उसने उस बॉक्स में बिग देखी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह शीशे के सामने गई और उसने वह बिग देखी। धीरे से उसने कहा, तो ये आदित्य ने भिजवाई थी, लेकिन उसे कैसे पता कि मेरे बालों का रंग क्या है। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आदित्य ने खुद से उसे पहली बार कुछ दिया था। उसे नहीं पता था कि उसे किस तरह से रिएक्ट करना है। उसने असर की दी हुई बिग को खोल दिया और जल्दी से आदित्य की दी हुई बिग को पहन लिया। वैसे तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन आदित्य की दी हुई बिग में उतने ही लंबे बाल थे जितने उसके पहले थे। वह शॉक्ड थी। आरोही ने मन ही मन कहा, क्या ये कोइंसिडेंट हो सकता है? हाँ, ये कोइंसिडेंट ही होगा, वरना आदित्य को कैसे पता होगा कि मेरे बालों का क्या लंबाई है। उसके बाद उसने उस लंच के बारे में सोचा जो कल आदित्य ने भिजवाया था। जब उसे वो ना खा पाने से बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, वो मन ही मन वेदांत को कोस रही थी। अगर वो नहीं होता तो क्या पता वो लंच खा ली होती। जब तक वो वापस बिग को सेट करके आई, तब तक उसने देखा कि आदित्य और अव्यांश पहले ही वहाँ से जा चुके थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो शूट के लिए चली गई। दिन के वक्त आरोही और अमीरा के कुछ साथ के सीन्स थे, तो वे दोनों उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। सनाया उन दोनों को साइड में बैठी देख रही थी। कुछ देर उन्हें देखने के बाद उसने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, पता नहीं कितना ड्रामा करती है। उसके बाद उसकी नज़र गेट पर खड़े एक आदमी पर गई जिसने ब्लैक कलर का सूट और पैंट पहना हुआ था। उसकी आंखों पर चश्मा लगा था और उसने कॉलर पर एक मोबाइल कॉलर माइक लगा हुआ था। देखने में वह एक बॉडीगार्ड लग रहा था और वो एक वहाँ सिक्योरिटी के साथ बात कर रहा था। सनाया को यह इंटरेस्टिंग लगा। उठकर वो वहाँ गई। सिक्योरिटी के साथ उसको बहस करते हुए देखकर वो बीच में बोली, क्या हुआ? उसने सिक्योरिटी की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ अंकल? सिक्योरिटी ने उसकी तरफ देखा और कहा, देखो ना बेटी, यह अंदर जाने की जिद कर रहा है। ये बोल रहा है कि अंदर आरोही से इसे काम है, लेकिन मैं इस तरह से किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता। देखो, यह कोई क्रिमिनल लग रहा है, जैसे किसी को उड़ाने के लिए आया हो। सनाया ने उस आदमी की तरफ देखा और फिर सिक्योरिटी गार्ड से कहा, अंकल, मैं इनसे बात करती हूँ, आप आइए और आप जाइए और अपना काम कीजिए। ठीक है बेटी, तुम ही संभालो। ये कहकर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चला गया। सनाया ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, सर, आपको आरोही से क्यों मिलना है? सनाया हैरान थी कि वह आदमी जो किसी रईस खानदान का वारिस लग रहा था, जैसे आरोही से उसे क्या काम था। उस आदमी ने सनाया के चेहरे को देखा और फिर अंदर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे उनसे कुछ पूछना है। सनाया बोली, लेकिन क्या? उस आदमी ने कहा, यह मैं आपको नहीं बता सकती, यह मिशन सीक्रेट है। सनाया की हैरानी से आंखें बड़ी हो गई। आखिर क्या काम हो सकता है जो वो यहाँ तक आया? ऊपर से वो कह रहा है कि यह सीक्रेट मिशन था। आखिर कौन है ये? सनाया ने उसकी तरफ देखा और फिर एक और सवाल पूछा, लेकिन आप हैं कौन? ठीक है, आप मुझे ये नहीं बता सकते कि आपको आरोही से क्या काम है, लेकिन आप यह तो बता सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं ये भी नहीं बता सकता। आप मुझे बता सकती हैं कि आरोही मैडम बाहर कब तक आती हैं? आरोही मैडम? यह सुनकर सनाया को बहुत अजीब लगा। वह उसे मैडम क्यों कह रहा था? सनाया ने शुरू से लेकर लास्ट तक, जब से उसका शूट शुरू हुआ था, सब कुछ याद किया। बहुत अजीब बात थी कि आरोही को जो भी लोग जानते थे वो कोई आम लोग नहीं थे। बात चाहे अव्यांश की हो या फिर रहस्यमयी आदमी की जो उसे उस समय ले गया था, या अब यह आदमी। आखिर चल क्या रहा था? क्या आरोही का
बैकग्राउंड किसी ऐसे शख्सियत से है जो आम नहीं है। तभी अचानक से उस आदमी का फ़ोन बजा और उसने फ़ोन निकाला। जी सर, बोलिए, उस आदमी ने कहा। सामने वाले आदमी ने उसे कुछ कहा और फिर उस आदमी ने जवाब दिया, ठीक है सर, मैं समझ गया। क्या आप अपने प्राइवेट जेट से वापस आ रहे हैं? प्राइवेट जेट का नाम सुनते ही सनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने देखा कि फ़ोन काटने के बाद वो आदमी आगे से चला गया। सनाया यही सोच रही थी कि आखिर आरोही ने इस आदमी को क्या काम होगा, लेकिन वह बिना बात किए वहाँ से चला गया, वरना आज वो ज़रूर उसकी बातें सुनती और पता लगाती कि आखिर आरोही है क्या चीज़। सनाया वापस आई तो उसने देखा कि अमीरा और आरोही बातें कर रही थी। अब उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आरोही कुछ भूल रही थी कि तभी वेदांत उसके पास आया। उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाकर बोला, क्या हुआ तुम्हें एंग्री बर्ड, इस तरह से क्यों घूम रही हो? सनाया ने वेदांत को देखा। वो हमेशा आरोही के साथ रहता था और उसके साथ बातें भी करता था। उसने वेदांत की ओर अपना चेहरा किया और उसके कान के पास ले जाते हुए धीरे से बोली, वेदांत, तुम्हें नहीं लगता कि इस लड़की में कुछ गड़बड़ है? क्या तुम जानते हो उसके बारे में? इसका बैकग्राउंड क्या है? ये कहाँ से आती है? वेदांत ने सनाया की ओर देखकर कहा, क्यों, तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? सनाया बोली, नहीं, बस ऐसे ही। मुझे लगता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है। जिस तरह से सनाया आरोही को देख रही थी, वेदांत को ऐसा लगा जैसे वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वेदांत ने उसके कान के पास जाकर कहा, तुम सही कह रही हो, ये कोई आम लड़की नहीं है। सनाया ने उसे एकदम से देखा और पूछा, क्या सच में? तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? हाँ, मैं उसके बारे में वो सब जानता हूँ जो अगर तुमने सुन लिया तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसकी बात सुनकर सनाया थोड़ी डर गई। उसने पूछा, ऐसी कौन सी है, ऐसा कौन है उसके पीछे? उसने सनाया के कान में धीरे से कहा, वादा करो, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम किसी को नहीं बताओगी। सनाया जल्दी से बोली, हाँ हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वेदांत ने सीरियस होकर कहा, आरोही का अंडरवर्ल्ड से नाता है। मेरा मतलब है कि अंडरवर्ल्ड के लोग भी आरोही को जानते हैं। उसका कोई रिलेटिव है जिसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। अगर कोई भी आरोही को परेशान करता है या परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो उसे उस दुनिया से ही उड़ा देगा। जैसे ही सनाया ने सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस लेना मुश्किल हो गया हो। उसने वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने उसकी तरफ गर्दन हिला दी। उसका चेहरा इस वक्त ऐसा था जैसे वो सच कह रहा हो। तभी वेदांत को किसी ने आवाज़ दी और वेदांत उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया, जैसे ही वो अपने मिशन में कामयाब हो गया हो। सनाया ने जल्दी से अपने बैग से अपना रुमाल निकाला और अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और सामने आरोही को देखा। रात के वक्त जब उनकी शूटिंग पूरी हुई तो आरोही अमीरा के साथ ही वहाँ से बाहर निकली। वे दोनों बातें कर रही थी। तभी अमीरा की नज़र एक कार पर गई। कार बहुत ही ज़्यादा लग्जरी थी और उसके सहारे एक आदमी खड़ा हुआ था। उसका एक हाथ उसकी पैंट के जेब में था, दूसरा हाथ में उसने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ था। अमीरा ने जैसे ही उसे देखा वो अपना दिल हार बैठी। ऐसा इंसान उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। उसकी नज़र उसके हाथ पर बने ब्रांडेड सूट पर गई जिसे वो हर कोई खरीद नहीं सकता था। उस आदमी का नैन नक्श ऐसा था जैसे किसी पेंटर ने उसे अपनी पेंटिंग के लिए डिज़ाइन किया हो, बिल्कुल परफेक्ट। एक भी कमी कोई इंसान इसमें नहीं निकाल सकता था। आरोही अमीरा से कुछ बात कर रही थी। जब उसने देखा कि वह उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही है तो उसने उसके चेहरे को देखा। ऐसा लग रहा था वो जैसे किसी चीज़ को देखकर शौक में थी। उसने उसकी नज़र का पीछा किया और सामने एक इंसान को खड़े हुए देखा। जैसे ही अमीरा आरोही ने उस इंसान को देखा, उसके कदम रुक गए। उसने धीरे से कहा, आदित्य यहाँ क्या कर रहा है? वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। क्या होगा आगे? क्या सच में आरोही का अंडरवर्ल्ड के साथ कोई रिलेशन है या फिर वेदांत कर रहा था सनाया के साथ मजाक? सनाया यह बात सुनने के बाद क्या होगा? और आखिर आरोही ने किसको देख लिया था जिसे आदित्य को देखते ही आरोही को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने आदित्य खड़ा हुआ है। आरोही ने मन ही मन कहा, आदित्य यहाँ क्यों आया है? तभी उसे अमीरा की आवाज़ सुनाई दी।
अरे यह आदमी कौन है, कितना स्मार्ट है। मेरा तो उस पर दिल आ गया है। सच बात तो ये थी कि अमीरा ने पहले भी आदित्य को देखा हुआ था, जब उसने आदित्य और आरोही को बाथरूम से साथ निकलते हुए देखा था। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वो आज उस दिन से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। पहली नज़र में तो वो उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन जब उसने उसे ध्यान से देखा तो तब उसे एहसास हुआ कि वो आदमी वही था जिसे उसने आरोही के साथ देखा था। अमीरा ने फिर नज़र घुमाकर आरोही को देखा, जो इस वक्त आदित्य को ही देख रही थी। अमीरा ने अपने होठ काट लिए। उसे पहली बार कोई लड़का पसंद आया था। वो चाहती थी कि वह उसी का हो, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन उसके रास्ते में उसकी दोस्ती थी। इधर आदित्य ने नज़र उठाकर सामने देखा। सामने से उसे दो लड़कियां दिखीं और उसकी नज़र आरोही पर अटक गई। जैसे ही उसने आरोही को देखा, आरोही के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे वो उसे अपने पास आने के लिए कह रहा हो। आरोही ने अमीरा की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। अमीरा को पता लग गया कि शायद वह इंसान आरोही को लेने के लिए आया था। अमीरा ने मन ही मन कहा, आरोही कितनी लकी कैसे हो सकती है। उसका दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि आरोही को इतना परफेक्ट लड़का मिल सकता है। आरोही ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसने आदित्य से पूछा, आप यहाँ? मुझे यहाँ पर कुछ काम था। आदित्य की बात सुनकर आरोही ने अपनी गर्दन हिला दी। उसने आसपास देखा, लेकिन यहाँ पर उसे क्या काम हो सकता था। लेकिन उसने आदित्य से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा, कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए। आरोही ने फिर आसपास देखते हुए कहा, ओके, फिर मैं घर जाती हूँ। आदित्य ने अपने फ़ोन में एक नज़र देखा और फ़ोन को जेब में रखते हुए कहा, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, कार में बैठो। आरोही ने मन ही मन सोचा, क्या आदित्य का ज़रूरी काम ख़त्म हो गया? उसके बाद वो कार में बैठ गई। वहीं अमीरा की नज़रें उन पर ही थी। वो तब तक वहाँ से नहीं गई जब तक वो दोनों कार में बैठ नहीं गए और उनकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गए। आरोही और आदित्य दोनों में से किसी ने भी रास्ते में कोई बात नहीं की। जब वो पेंट हाउस पहुंचने वाले थे, तभी रास्ते में आरोही को एक स्टॉल दिखाई दी। ये राखी का स्टॉल था। आरोही ने धीरे से कहा, शायद रक्षाबंधन आने वाला है, लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। उसने सोचा कि उसने ये सब आराम से कहा था, लेकिन आदित्य ने उसकी बात सुन ली थी। उसने भी बाहर की तरफ देखा तो पाया कि वो राखियों के स्टॉल की तरफ देख रही थी। पेंट हाउस पहुंचकर आरोही जल्दी से कार से बाहर निकल गई, लेकिन वहां से वो गई नहीं। उसने आदित्य के निकलने का वेट किया। जब आदित्य अंदर की तरफ जाने लगा तो वो उसके पीछे अंदर गई। डिनर का वक्त हो गया था। डिनर करने के बाद आदित्य जो अपनी स्टडी रूम में गया और आरोही अपने कमरे में। आरोही दिन भर थक चुकी थी। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह भी जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि आदित्य वहां नहीं था। उसके साथ वाला बिस्तर बिल्कुल खाली था। इसका मतलब आदित्य रात को वहां नहीं आया था। ये सोचकर आरोही को अजीब सा महसूस हुआ। 2 दिन तक आदित्य फिर से घर नहीं आया, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जो वो कभी नहीं करता था। उसने घर वाले फ़ोन पर केयर टेकर से बात की और उसने कहा कि आरोही की दवाई का ख्याल रखे। केयर टेकर रात में उसे दवाई दे देती थी और उसकी डाइट का भी ख्याल रखती थी। 2 दिन के बाद जब तीसरे दिन वह सोकर उठी तो उसने एक अंगड़ाई ली। बाथरूम में जाने के बाद उसने शावर लिया और फिर कपड़े पहनकर नीचे आ गई। जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि अव्यांश और कविश आए हुए थे और साथ में आदित्य भी उनके साथ ही था। आरोही उन्हें इग्नोर करके डाइनिंग टेबल के पास जा रही थी कि तभी पीछे से अव्यांश ने कहा, भाभी। आरोही पीछे मुड़ी और उसने अव्यांश को देखा। कविश उसके साथ बैठा था। कविश ने उसकी तरफ देखा और कहा, भाभी गुड मॉर्निंग। आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। उसके बाद आरोही की नज़र आदित्य पर गई, जिसने अभी तक नज़र उठाकर भी उसे नहीं देखा था। आरोही जैसे ही पीछे मुड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी, तभी उसे अव्यांश की आवाज़ दोबारा से सुनाई दी, भाभी देखो ना, आज रक्षाबंधन है और किसी ने मेरी कलाई पर अभी तक राखी तक नहीं बांधी। क्या आप मुझे राखी बांध देंगी? जैसी आरोही ने उसकी बात सुनी, उसने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह बोली, हाँ हाँ। तभी कविश बोला, हाँ मेरी कलाई पर भी, देखो मेरी कलाई भी सुनी है। आरोही जल्दी से उसके पास आई,
लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके पास तो राखी ही नहीं थी। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अव्यांश ने सामने इशारा किया और कहा, उसमें राखी है कुछ, आप उनमें से मुझे बांध दीजिए। आरोही ने उस पैकेट की तरफ देखा और कहा, आपने पहले ही राखी लाई है? कविश ने उसे जवाब दिया, हाँ, क्योंकि हम दोनों की कोई बहन नहीं है तो हम पहले ही राखी एडवांस में अपने साथ लेकर चलते हैं, ताकि कोई भी लड़की हमें मिले तो उससे हम राखी बंधवा लें। आरोही को उनकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसने धीरे से कहा, अब आपको ऐसे घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हमेशा दोनों को राखी बांध दूंगी। आरोही ने जल्दी से केयर टेकर को एक थाली तैयार करने के लिए कहा। वह फिर उनके सामने बैठ गई। राखी निकालने के बाद उसने उन्हें प्लेट में रखा और फिर उन दोनों की आरती उतारी। उसके बाद उसने एक एक करके दोनों को राखी बांधी। आज उसे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। उसने बहुत सालों के बाद किसी को राखी बांधी थी। जब उसने राखी बांध दी तो कविश और अव्यांश दोनों ने अपनी अपनी जेब से 500 के कई सारे नोट निकाले और उसकी थाली में रख दिए। आरोही बोली, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने कोई भी पैसों के लिए आप दोनों को राखी नहीं बांधी है। यह शगुन है और यह एक रस्म है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। आरोही कुछ और कहना चाहती थी लेकिन नहीं बोल पाई। उन्होंने बहुत प्यार से उसे सब दिया था, इसीलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। तभी दरवाजे से एक चिढ़ाने वाली आवाज़ आई, मेरे बिना ही आप सबने रक्षाबंधन बना लिया। यह आदित्य का भाई विहान था। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर विहान गुस्से में खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक बॉक्स था जो ऐसा लग रहा था इसमें कोई गिफ्ट होगा। आरोही समझ गई कि क्या हुआ है। दादाजी ने जरूर विहान को आरोही से राखी बंधवाने के लिए भेजा होगा। आरोही खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, विहान आओ, अभी देर नहीं हुई है। विहान जल्दी से आरोही के पास आया और सोफे पर बैठ गया। आरोही ने उसकी भी आरती उतारी और उसे भी राखी बांध दी। विहान ने बदले में उसे गिफ्ट दिया और बोला, यह भाभी आपका गिफ्ट। आरोही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। आरोही को बहुत अच्छा लगा। उसने केयर टेकर को वो गिफ्ट और पैसे ऊपर रखने के लिए कहा। जब वो वहाँ से डाइनिंग टेबल पर जाने के लिए खड़ी हुई तो उसकी नज़र अचानक से आदित्य के हाथ पर चली गई। क्या उसे किसी ने राखी नहीं बांधी? आरोही यह सोच ही रही थी कि तभी उसने नोटिस किया कि किसी ने आदित्य के हाथ में पहले से ही राखी बांधी हुई थी। आरोही ने मन ही मन सोचा, आखिर इसे किसने राखी बांधी होगी, लेकिन इस बारे में पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह नज़र घुमाकर डाइनिंग टेबल पर चली गई। अव्यांश, विहान और कविश तीनों आपस में बातें करते हुए चाय का एंजॉय कर रहे थे। वहीं आदित्य अभी वहीं बैठा हुआ था। जब आरोही सीढ़ियों से आई थी तब उसने नोटिस किया था कि उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसने कविश, अव्यांश और विहान को राखी बांधी तो उसके बाद से उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और अभी तक भी उसकी मुस्कुराहट नहीं गई हुई थी। डाइनिंग टेबल पर अपना नाश्ता करने के बाद आरोही उन सबको चाय बाय बोलकर शूटिंग के लिए निकल गई। उसके जाते ही कविश ने अव्यांश को कोहनी मारी और आदित्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, लगता है आजकल आरोही भाभी से बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। विहान ने उसकी बात समझ नहीं आई। उसने कहा, मतलब? उसने पहले अपने भाई को देखा और फिर कविश और अव्यांश को। कविश ने अव्यांश के कंधे पर हाथ रखा और बोला, छोटे जनाब, आपके भाई बदल रहे हैं। ये सोचकर कि भाभी का कोई भाई नहीं है और वो इस रक्षाबंधन किसी को राखी नहीं बांध पाएंगी, तो जनाब ने हम दोनों को स्पेशली यहाँ आने के लिए कहा, और वो भी राखियों के साथ, ताकि उनकी बीबी हम दोनों को राखी बांध सके। विहान की आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरानी से अपने सामने बैठे इंसान को देखा। वो यकीन करने लायक नहीं था। उसका वहाँ से कूदने का मन कर रहा था। क्या सच में उसके भाई और भाभी का रिश्ता सुधरने लगा था? लेकिन दादाजी ने तो कुछ और ही कहा था। वो उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थे जब वो वापस घर आए थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो भाई के साथ सारे रिश्ते तोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने उसका मजाक बनाया है। लेकिन जो वो यह सुन रहा है वो तो अलग ही था। उसने बार बार पलकें झपकाई और फिर मन ही मन सोचा, हो सकता है कि भाई दादाजी के वजह से ये सब कर रहे हों, लेकिन कारण जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि उन दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए। उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो वापस से बातें करने लगे।
आरोही जैसे ही शूट पर पहुंची अपना मेकअप तैयार करने में लग गई। आज उसने सुबह से ही कुछ सीन थे। अपने सीन्स कंप्लीट करने के बाद वह स्क्रिप्ट पढ़ रही थी कि अमीरा उसके पास आ गई। हेलो आरोही, कैसी हो? आरोही ने अपनी नज़रें उठाकर उसे देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आरोही ने कहा। उसने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ। क्या तुम कल ठीक से घर पहुँच गई थी? आरोही ने अपनी स्क्रिप्ट को बंद करते हुए कहा, मैं तो पहुँच गई थी। अमीरा ने एक्साइटमेंट में कहा, क्या तुम उस आदमी के साथ गई थी जो कल वहाँ पर खड़ा हुआ था? अचानक से आरोही को आदित्य का ख्याल आ गया। उसे ख्यालों में खोया हुआ देखकर अमीरा ने सवाल पूछा, आरोही, वह आदमी कौन है और तुम्हारे साथ उसका क्या रिश्ता है? अमीरा उस आदमी के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आखिर वो आदमी कौन हो सकता था? आरोही उसे नहीं बता सकती थी कि वो उसका पति था। इसीलिए उसने थोड़ा इस बारे में सोचा और जवाब दिया, वो मेरा दोस्त है। जैसी अमीरा ने सुना उसे उसके ऊपर शक हुआ। दोस्त? अगर वो दोस्त होते तो वो दोनों बाथरूम में क्या करते? दोस्त तो कहीं ज़्यादा बढ़कर वो दोनों थे। लेकिन उसने यह बात उससे नहीं कही और धीरे से जवाब दिया, ओ अच्छा, दोस्त है। लेकिन वो है कौन? मेरा मतलब है कि उसका बैकग्राउंड क्या है? देखने में तो काफ़ी ज़्यादा रईस लगता है। क्या वो किसी कंपनी का सीईओ है? आरोही ने उसकी बात सुनी और इस बारे में सोचने लगी। उसे क्या कहना चाहिए? क्या उसे बता देना चाहिए कि वो आदित्य रायजादा है? लेकिन उसकी पहचान को उजागर नहीं कर सकती थी। आखिर किसी दिन गलती से उसे यह पता लग जाए कि बिना उसकी परमिशन के उसने उसके बारे में बताया है, तो क्या पता आदित्य को ये बात पसंद ना आए। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर अमीरा समझ गई कि वो अब जो भी बोलेगी झूठ ही बोलेगी, क्योंकि उसे बोलने से पहले इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी। उसने बस उसका प्रोफेशन पूछा था। तभी उसे आरोही की जवाब सुनाई दी, वो तो किसी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस कंपनी में। अमीरा ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, अच्छा, मैंने तो सोचा था कि वो किसी कंपनी का सीईओ होगा। उसकी गाड़ी और उसके पहनावे जैसे वो कोई आम आदमी नहीं था। आरोही को नहीं पता था कि अमीरा ने आदित्य को इतने ध्यान से देखा था। उसने भी आज तक यह बात नोटिस नहीं की थी कि आदित्य किस गाड़ी में आया है और उसने कितना महंगा आउटफिट पहना है। वहीं एक आलीशान विला में एक 28 साल के आदमी ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और कहा, कितना टाइम हो गया तुम्हें? अभी तक मेरी बहन का पता नहीं लगा। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें निकाल देना चाहिए और किसी और को काम देना चाहिए। उस 28 साल के आदमी के पास एक मिडिल एज का आदमी बैठा हुआ था और वो उसका फादर था। अपने बेटे को गुस्से में देखकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शांत हो जा दिनेश, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह हमें मिल जाएगी। दिनेश ने गुस्से में कहा, लेकिन कब मिलेगी डैड? कितने सालों के बाद एक लड़की मिली थी जो मेरी बहन हो सकती है, लेकिन उसके बारे में भी पता करने में इन्हें इतना वक्त लग रहा है। अगर वो अभी तक सही से काम करते तो आज वह मेरे साथ होती, मेरी कलाई इस तरह से सूनी नहीं होती। उस मिडिल एज के आदमी ने उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने इसे 2 दिन का समय दिया है। उसके बाद अगर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला तो हम दूसरी टीम को हायर करेंगे। दिनेश अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपनी कोट को ठीक किया। उसके बाद उसने अपने सामने खड़े आदमी से कहा, मुझे अपनी शक्ल तभी दिखाना जब तुम्हें मेरी बहन का पता लग जाए। वह आदमी जल्दी से अपनी गर्दन झुकाकर वहां से चला गया। क्या होगा आगे? आखिर कौन है दिनेश और वो मिडिल एज के आदमी जो आरोही के बारे में जानना चाहते हैं? क्या सच में आरोही उनसे रिलेटेड है? अगर हाँ, तो क्या मोड़ लेगी आरोही की ज़िंदगी? जानने के लिए कहानी में जुड़े रहिएगा। मिलते हैं कल कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग वीडियो को एक लाइक और हाइप जरूर